बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे सेशन में आज हम मौजूद हैं और आज से हम तैयारी का तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और हम MCQs बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और एक MCQs में जो कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को हम थॉरली देखेंगे ताकि उससे रेलेवेंट अगर कोई और बदल के भी MCQs पूछा जाए तो हम उसका भी आंसर कर सकें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इफ़ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ डैश। अगर कोई भी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता तो उसकी जो एरर की रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पे रिटर्न होती है? लॉग फाइल, अनदर रनिंग प्रोसेस, न्यू फाइल, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो जो एरर इंफॉर्मेशन है वो लॉग फाइल में राइट की जाती है। ठीक है जी। इफ़ अ प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ log file. Log file is examined by the debugger to find out what is the actual cause of that particular problem. तो फिर उस प्रॉब्लम को मज़ीद एलेबोरेट किया जा सकता है, उसको टैकल किया जा सकता है, उसका कोई सलूशन देखा जा सकता है। लॉग फाइल इज़ यूज़फुल फॉर सिस्टम प्रोग्रामर्स फॉर करेक्टिंग एरर्स। जो OS या सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उन प्रोग्रामर्स को ये लॉग फाइल उनके लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि किस तरह से सिस्टम की परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एरर, किस किस्म का एरर हैंडल कर सकता है? पावर फेलुअर, lack of paper in printer, connection failure in the network, all of the mentioned। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये सारे एरर्स को ही टैकल कर रहा होता है। ठीक है जी। all of the mentioned, the OS is continuously monitoring all of its resources। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी रिसोर्स के साथ कोई प्रॉब्लम बनता है तो OS ने रिस्पॉन्स देना होता है। also the OS is constantly detecting and correcting errors। Next question is, which one of the following is not true? Kernel is the program that constitutes the central core of the operating system। अब कर्नल ये काफ़ी कंफ्यूजिंग समटाइम इसके बारे में कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो कर्नल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है और ये तकरीबन पहले जो है वो मेमोरी में लोड होता है। तो इसकी पहली ऑप्शन है, कर्नल इज़ द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर बना रहा होता है, मतलब सेंट्रल कोर इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो ये स्टेटमेंट बहरहाल ट्रू है। ठीक है जी। कर्नल सेंट्रल कोर होता है OS का। कर्नल इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग। तो ये भी ठीक है, ये मेमोरी में पहले लोड होता है फर्स्ट पार्ट के तौर पर, फिर बाकी OS लोड होता है। कर्नल इज़ मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, हाँ पॉसिबल है बहुत सारे मॉड्यूल इसके होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं हो सकते, ये गलत है। ठीक है जी। कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन। तो इसकी जो नॉट ट्रू वो है सी पार्ट। ठीक है जी। कर्नल इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम विच इज़ लोडेड इन मेमोरी व्हेन OS इज़ लोडिंग एज वेल एज इट रिमेन्स इन मेमोरी स्टिल OS इज़ रनिंग। तो ये इसमें मौजूद रहता है और ये पहला पार्ट है OS का जो कि मेमोरी में लोड होता है। ठीक है जी। कर्नल इज़ द कोर ऑफ द कोर पार्ट ऑफ द OS विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, allowing multiple processes to use the resources and provide services to various processes। तो इसका बहुत अहम रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल का। कर्नल मॉड्यूल्स कैन बी लोडेड एंड अनलोडेड इन रन टाइम दैट इज़ इन रनिंग OS। तो ये रन टाइम के ऊपर लोड अनलोड होता रहता है, सम टाइम इसके कुछ पार्ट अकॉर्डिंगली वो लोड हो जाएंगे, अनलोड हो जाएंगे। ठीक है जी।
इन सम सिस्टम इट इज़ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो बाज़ जगहों पे जो कर्नल है वो सिंगल ब्लॉक भी होता है, सिंगल मतलब उसमें ज़्यादा उसके पार्ट्स नहीं होते। वाइल अदर सिस्टम्स हैव mechanisms, फॉर एग्जांपल लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स दैट कैन एक्सटेंड द कर्नल। तो जहाँ पर कर्नल का एक पार्ट नहीं है, ज़्यादा पार्ट्स हैं, वो लोडेबल होते हैं, वो मेमोरी में रन टाइम पे ओएस की रनिंग के दौरान लोड हो सकते हैं। द कर्नल फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, जैसे ही आप देख सकते हैं सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस को एप्लीकेशन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाने के दरमियान में कर्नल बैठा हुआ है। अ फुल कर्नल कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज, जैसे आईओ है, मेमोरी है, क्रिप्टोग्राफी है वाया डिवाइस ड्राइवर्स, आर्बिट्रेट्स conflicts between processes concerning such resources and optimizes the utilization of common resources, for example CPU and cache usage, files systems and network sockets। तो ये तमाम जो सिस्टम के रिसोर्स होते हैं उनको मैनेज भी करता है ड्राइवर्स के ज़रिए से, और उनके जो आपस के इश्यूज़ हैं वो स्केजुलिंग के ज़रिए से कई एक तरीक़ों से उनको आर्बिट्रेट भी करता है, उनको रिजॉल्व भी करता है, और ऑप्टिमल एक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ऑन मोस्ट सिस्टम्स द कर्नल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन ऑन स्टार्टअप आफ्टर द बूट लोडर। तो ये बता दिया कि बूटिंग के बाद बायोस सेटअप के बाद कर्नल लोड हो जाता है। इट हैंडल्स द रेस्ट ऑफ द स्टार्टअप एज वेल एज मेमोरी पेरिफेरल्स, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एंड इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटिंग दैम इनटू डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारा फिर फर्दर इसका काम असिस्टेंस चलती रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ to access the services of operating system, the interface is provided by the system calls, API, library, assembly instructions। तो आंसर है इसका system calls। To access services of the operating system, an interface is provided by the system calls। Generally these are functions written in C and C++। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि C और C++ के ज़रिए से ही सिस्टम कॉल्स लिखी जाती हैं। ओपन, क्लोज, रीड, राइट आर सम ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट यूज्ड सिस्टम कॉल्स। A system call is a method for a computer's program to request a service from the kernel of the operating system on which it is running। तो ये सिस्टम कॉल के ज़रिए से जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट सर्विसेज कर्नल के ज़रिए से, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से अचीव कर रहे होते हैं। सिस्टम कॉल इज़ अ मेथड ऑफ इंटरेक्टिंग विद ओएस वाया प्रोग्राम्स। तो ये एक ओएस के साथ इंटरेक्ट करने का, उससे समझ लें कि प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का एक मैकेनिज़्म है, एक तरीक़ाकार है। सिस्टम कॉल इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। ये भी उसी बात को दोहरा दिया गया, बता दिया गया दूसरे अल्फाज में। और कई किस्म के सिस्टम कॉल्स हैं, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which one of the following is not a real time operating system? VxWorks, QNX, RT Linux, Palm OS। तो ये पहले तीन तो जो हैं ये रियल टाइम OS हैं, RT OS हैं, और पाम OS रियल टाइम नहीं है। ठीक है जी, पाम OS रियल टाइम नहीं है, चूँकि पूछा ही गया था विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रियल टाइम। ठीक है जी, VxWorks, QNX एंड RT Linux आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। ठीक है जी, और जो पाम OS है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल OS है। अब पाम OS इज़ डेवलप्ड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, PDAs। अब हम OS की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, चूँकि इससे रेलिवेंट कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी टॉपिक्स कुछ छोटे छोटे भी साथ गुजरे हैं। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा MCQs भी पूछे जा सकते हैं, या ज़्यादा से मुराद यह है कि इन सब में से कोई एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी में से भी एक आ गया तो हमें सब का पता होगा तो हम आंसर कर सकेंगे। सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग।
बैच प्रोसेसिंग ऐसे ओएस थे जो कि जिसमें ज़्यादातर यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और एक बल्क में काम होता था जो कि किसी फ्री टाइम में रात के वक्त में होता रहता था। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद थे जो कि बल्क में प्रोसेसिंग करवाते थे, लेकिन उसमें यूज़र इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक है जी। इन 1970s बैच प्रोसेसिंग वाज वेरी पॉपुलर। इन दिस टेक्निक सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स वर बैच्ड टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड। In batch operating system, access of a single computer is given to more than one person. They submit their respective jobs to the system for the execution. ठीक है जी। The system put all of the jobs in a queue and then executes the job. उनको वो execute करता रहता था। ठीक है, queue में रख के The users collect their respective output when all the jobs get executed. जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्री टाइम में मतलब जो थे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, वो फ्री टाइम में जॉब्स को एग्जीक्यूट करते थे और यूज़र्स अपनी जॉब सबमिट कर देते थे। और इंट्रैक्शन की इसमें ज़्यादा मतलब यूज़र इनपुट आउटपुट वो उसमें मौजूद नहीं थी, इन इस तरह के जॉब्स में नहीं होती थी। सिर्फ जॉब सबमिट की है, उसका रिज़ल्ट जैसे प्रिंटिंग को ही होनी है। The purpose of this operating system was mainly to transfer control from one job to another as soon as the job was completed. फ़ौरन एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जैसे प्रिंटर की मैंने आपको मिसाल दी है। अगर किसी एक यूज़र ने 100 प्रिंट्स की कमांड दी हुई है, दूसरे ने 200 प्रिंट्स की कमांड दी हुई है, तो इसका काम क्या था कि जी एक जॉब फिनिश हुई, साथ ही दूसरी जॉब शुरू हो गई। तो ये इस तरह से ये काम करता था। It contained a small set of programs called the resident monitor that always reside in one part of the main memory. तो इसमें बैच प्रोसेसिंग में एक रेजिडेंट मोनीटर होता था जो कि हर वक्त मेन मेमोरी में पड़ा रहता था। द रिमेनिंग पार्ट इज़ यूज फॉर सर्विसिंग जॉब्स। तो जो बाकी पार्ट था उसका वो जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते थे बाकी इसके पार्ट्स। जैसे ये देखें, ये मल्टीपल जॉब्स हैं, उनका एक बैच बनाया हुआ है, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और ये रेजिडेंट मॉनिटर है और ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर ये इससे काम मतलब करवा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मेमोरी में रेजिडेंट मॉनिटर के लिए सेपरेट एक जगह अवेलेबल है जो कि इंटरप्ट प्रोसेसिंग, डिवाइस ड्राइवर, जॉब सीक्वेंसिंग, कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जिसके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो जॉब्स परफॉर्म करवाने के लिए अपना रोल प्ले करते रहते हैं। और ये यूज़र प्रोग्राम एरिया आ गया। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस हैं। द यूज़ ऑफ अ रेजिडेंट मॉनिटर इम्प्रूव्स कंप्यूटर एफिशिएंसी एज इट एलिमिनेट्स सीपीयू टाइम बिटवीन टू जॉब्स। चूँकि बता दिए इसका काम ये है, एक जॉब ख़त्म हुई साथ ही दूसरी जॉब शुरू करवा देता था। और डिसएडवांटेज का क्या है? स्टारवेशन। बैच प्रोसेसिंग सफ़र्स फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती है कि एक जॉब सीपीयू के साथ, सीपीयू एक जॉब के ऊपर काम कर रहा है और बाकी जॉब्स वेट कर रही हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। इफ़ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ जॉब वन इज़ वेरी हाई then the other jobs will never be executed or have to wait for a long time, hence the other processes get starved. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी था। लेकिन यहाँ पे हम इसी नेचर की जॉब्स बैच प्रोसेसिंग से परफॉर्म करवाते थे जो कि जिनका काम ही ऐसा है कि आपने फ्री टाइम पे वो जॉब्स मुकम्मल करवानी है बस। फिर ये इंटरेक्टिव नहीं था। बैच प्रोसेसिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर जॉब्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द यूज़र्स इनपुट। इंटरेक्टिविटी जहाँ पे है वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग सूटेबल नहीं थी। If a job requires the input of two numbers from the console, then it will never get in the batch processing scenario since the user is not present at the time of execution. यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं होता था। यूज़र ने अपनी जॉब सबमिट की है, कब वो उसकी जॉब सक्सेसफुल होनी है, कब उसका टास्क कंप्लीट होना है, इसका पता ही नहीं। तो लिहाजा जहाँ पे इंट्रैक्शन है वो उस तरह की जॉब्स बैच प्रोसेसिंग ओएस के ज़रिए से सॉल्व नहीं करवाई जाती थी। उसके बाद है जी मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ एन एक्सटेंशन टू बैच प्रोसेसिंग वेयर द सीपीयू इज़ ऑलवेज केप्ट बिजी। ठीक है जी। तो
यहाँ पे CPU हर वक्त बिजी रहता था। ईच प्रोसेस नीड्स 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइम। अब ये जनरल सी बात है, हर प्रोसेस को दो तरह के रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम दो तरह से उसको फैसिलिटेट करता है। पहला है CPU टाइम, जब CPU उसको एग्जीक्यूशन उसकी कर रहा होता है। दूसरा है IO टाइम, जब कोई पेरिफेरल्स IO डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट कर रही होती हैं। ठीक है जी। तो इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट व्हेन अ प्रोसेस डज इट्स IO द CPU कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। ठीक है, चूँकि जो इसको हम IO बर्स्ट और CPU बर्स्ट भी कहते हैं, ये जो दो टाइप के सिस्टम टाइम है ना, तो CPU टाइम को CPU बर्स्ट कहते हैं, IO टाइम को IO बर्स्ट कहते हैं। तो CPU की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा और IO आहिस्ता से मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो CPU की बहुत ज़्यादा स्पीड को अकोमोडेट करने के लिए फिर स्केजुलिंग रोल प्ले करती है। एक जब प्रोसेस की CPU रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वो IO करने जाता है, तो उस टाइम में CPU वेट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो किसी और प्रोसेस की CPU बर्स्ट को फुलफ़िल कर रहा होता है। ठीक है जी, ये है मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। देयरफॉर मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखें, ये एक प्रोग्राम है, ये अब राइटिंग कर रहा है आउटपुट डाटा, तो CPU प्रोग्राम B के ऊपर जो है वो काम करना शुरू हो गया। और जब प्रोग्राम A से CPU को फेच किया गया, या फिर यूँ कह लें कि प्रोग्राम A IO करने के लिए गया और प्रोग्राम B CPU प्रोग्राम B को टाइम दे रहा है, तो इस स्विचिंग को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। यानी कि CPU के साथ पहले प्रोग्राम A की सर्विस हो रही थी, प्रोग्राम A को सर्विसेज दी जा रही थी, और जब फिर इसको CPU से अलहदा किया गया और प्रोग्राम B को CPU के साथ ज्वाइन किया गया, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में प्रोग्राम A की जो स्टेट्स हैं वो सेव की जाती हैं और प्रोग्राम B को CPU के साथ ज्वाइन किया जाता है। फिर जब दोबारा प्रोग्राम A आएगा, तो फिर उसकी जहाँ पर वो सारा डाटा वगैरह स्टेट्स उसकी सेव की गई थी, वहाँ से फिर वो रिज्यूम करेगा। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड एज द CPU इज़ हैंडलिंग मोर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो उसका जो वेकेंट टाइम था उसमें वो और प्रोग्राम्स को भी देख रहा है, तो उसका थ्रूपुट सिस्टम की बढ़ जाती है। एक यूनिट टाइम में ज़्यादा प्रोसेसेस को फैसिलिटेट किया जा रहा है। रिस्पॉन्स टाइम कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं था तो उससे पहले क्या था कि जी एक CPU उस वक्त तक एक प्रोसेस को नहीं छोड़ रहा था जब तक कि वो IO सारा कुछ मुकम्मल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनको वेट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया, उनको जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाता है। आ गया जी मल्टी प्रोसेसिंग OS, जहाँ पे प्रोसेसर्स ही ज़्यादा हैं। इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज़ अचीव्ड। ठीक है जी, देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर्स प्रेजेंट इन द सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। तो मल्टी प्रोसेसिंग में पैरेलल कंप्यूटिंग अचीव की जाती है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जो भी आपका कोई भी फैसिलिटी जब अचीव की जा रही है, एक बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके लिए आपका OS भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपके OS में अगर मल्टी प्रोसेसर्स अगर आपके सिस्टम में लगे हुए हैं, तो OS को भी मल्टी प्रोसेसिंग के लिए उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी पाई जाएगी, वो मल्टी प्रोसेसिंग को जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। दिस विल इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम डेफिनेटली, चूँकि बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं CPU 1 है, मेन मेमोरी से भी ये कंटेंट ले रहा है, IO भी ये कर रहा है, और CPU 2 भी है साथ लगा हुआ, फिर इसके साथ डिफरेंट IO यूनिट्स जुड़े हुए हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी ड्यू टू द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, processing tasks can be distributed among several processors. This increases reliability, as if one processor fails, the task can be given to another processor for completion. फिर इससे थ्रूपुट भी इंक्रीज़ हो जाती थी। several processors increase throughput, more work can be done in less time. ठीक है जी, तो डिसएडवांटेज क्या था? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड
as it takes care of multiple CPUs simultaneously। तो इसको ज़ाहिर बात है कॉम्प्लेक्स, आपको पहले भी बता दें, जितना जिस बेनिफिट ज़्यादा है उतनी उसकी में कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आ गया जी मल्टीटास्किंग ओएस। द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम दैट एनेबल्स मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। तो ओएस एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को चला सकता है और ये मल्टी प्रोग्रामिंग की एक्सटेंशन है। मल्टी प्रोग्रामिंग में शायद ये रिस्ट्रिक्शन हो सकती थी कि वो एक ही किस्म के प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रोग्राम्स को चला रहा है, लेकिन मल्टीटास्किंग में प्रोग्राम्स की नेचर भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है जी। इट अलाउज़ अ यूज़र टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क एट द सेम टाइम। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वेब ब्राउज़र है, ईमेल है, ये डिफरेंट टास्क अचीव किए जा रहे हैं ओएस के ज़रिए से। एडवांटेजेस क्या हैं? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोर सूटेड टू सपोर्टिंग मल्टीपल यूज़र्स साइमल्टेनियसली। चूँकि मल्टीपल यूज़र्स के जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। द मल्टीटास्किंग ओएस हैव वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट इसमें डेफिनेटली वो मैनेज करना पड़ती है, चूँकि अगर मल्टी टास्क हैं, मल्टी यूज़र्स हैं, तो उनको मेमोरी डिफरेंट रिक्वायर्ड है, तो मैनेजमेंट मेमोरी की वो भी एफिशिएंटली करने की ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज: द मल्टीपल प्रोसेसर्स आर बिजियर एट द सेम टाइम टू complete any task in a multitasking environment. The CPU generates more heat, so specialized cooling system is required। चूँकि यहाँ पर मल्टीटास्किंग में मल्टी प्रोसेसर्स भी मौजूद हैं, तो वो हीट जनरेट करते हैं। इट मीन्स कि जो हमारा मल्टी प्रोसेसर ओएस था, वहाँ पे भी ये डिसएडवांटेज सेम वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ नेटवर्क ओएस। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स को ऑपरेटिंग जो फैसिलिटेट करेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स वाया नेटवर्क कन्वीनियंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली इज़ कॉल्ड नेटवर्क ओएस। जो कि एक नेटवर्क पर पड़े डिफरेंट कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट करता है, उनको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, एफिशिएंट वे में और कन्वीनियंट वे में और कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है और ये डिफरेंट एक नेटवर्क के ऊपर एजेंट्स हैं, यू कैन से कि डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, इनको ये ओएस सर्विसेज दे रहा है। एडवांटेज क्या है इसका? इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूसेस ड्यू टू द डिवीजन बिटवीन क्लाइंट्स एंड द सर्वर। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं और जो सर्वर्स हैं, उनके दरमियान एक डिवीजन होती है। तो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर देता है, तो बाकी क्लाइंट्स आपस में भी उनकी डाटा कम्युनिकेशन वो चलती रहती है, तो सर्वर के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है वो कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ लेस एक्सपेंसिव टू सेट अप एंड मेंटेन। इसका बजाय इसके कि आप तमाम सिस्टम्स के लिए सेपरेट ओएस देखें, तो एक आपका नेटवर्क ओएस आप यूज़ कर लेते हो। डिसएडवांटेजेस की क्या है? सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस आर इंपॉर्टेंट इश्यूज, सो ट्रेंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि डेफिनेटली वो बेशुमार कंप्यूटर्स हैं, उनका डाटा, उनका सारा कुछ एक जगह पे पड़ा होगा, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम ओएस। ये ऐसे ओएस होते हैं जो कि जिनमें टाइम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इन रियल टाइम सिस्टम्स ईच जॉब कैरीज अ सर्टेन डेडलाइन। उसमें हर जॉब के लिए कोई एक डेडलाइन होती है विद इन विच द जॉब इज़ सपोज टू बी कम्प्लीटेड। उसी डेडलाइन में उसको मुकम्मल होना होता है, अदरवाइज द ह्यूज लॉस विल बी देयर और इवन इफ़ द रिज़ल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इट विल बी कम्प्लीटली यूजलेस। तो अगर उस डेडलाइन को मीट नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर जो रिज़ल्ट्स हैं वो उनका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। रियल टाइम ओएस कहलाते हैं। ये जो रियल टाइम ओएस हैं, ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग उनसे हट के
इनका काम ये होता है कि जो भी टास्क ये अचीव कर रहे हैं उसको विद इन टाइम उसके रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करना होते हैं। तो इनमें टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें एक स्केजुअल लगा हुआ है, टास्क स्केजुअल है टास्क 1 और उसके साथ फाइल है कोई और साथ टाइमर लगा हुआ है, ठीक है जी। तो उस टाइमर के मुताबिक ये इन्होंने रिस्पांस देना होता है। एप्लीकेशन इसकी क्या है, चूँकि ये इम्पोर्टेंट हमारा ओएस है, मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप अ मिसाइल देन द मिसाइल इज़ सपोज टू बी ड्रॉप्ड विद इन विद अ सर्टेन प्रिसिशन। उसमें बड़ी एक्यूरेसी चाहिए, किस टाइम पे, सेकंड, नैनो सेकंड, और उस हिसाब से ये टास्क मुकम्मल करना पड़ते हैं। मेडिकल फील्ड में अब जब कभी आप कहीं आईसीयू में जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे पेशेंट के साथ आईसीयू में बेशुमार जो है वो डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं और उनमें से डिफरेंट साउंड्स और वो पेशेंट की कई तरह के सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहा होता है। डिवाइसेस ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, सैचुरेशन लेवल को एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो मेडिकल फील्ड में भी ये RTOS काम कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन वगैरह वो मॉनिटर कर रहा होता है और उसमें कोई डिले की गुंजाइश नहीं होती। तो एडवांटेजेस क्या हैं, इजी टू ले आउट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशंस अंडर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रियल टाइम एप्लीकेशन है उनको रियल टाइम ओएस के अंडर बनाना, उनको डेवलप करना और एग्जीक्यूट करवाना वो आसान है। इन अ रियल टाइम ओएस द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम इज़ पॉसिबल। सिस्टम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन दे रहा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रियल टाइम ओएस आर वेरी कॉस्टली टू डिवेलप। कॉस्टली इस सेंस में भी होते हैं कि वहाँ पे मल्टीटास्किंग तो हो नहीं रही, ठीक है जी। तो एक आध टास्क, दो चार टास्क जो उनके ज़िम्मे होते हैं सिर्फ वही उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। रियल टाइम ओएस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैन कंज्यूम क्रिटिकल सीपीयू साइकिल्स। वो मतलब अपने टास्क को उन्होंने विद इन टाइम मुकम्मल करना होता है और वो सीपीयू साइकिल्स को यूज़ करते हैं उस मकसद के लिए। तो नेक्स्ट इज़ टाइम शेयरिंग ओएस। टाइम शेयरिंग जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये मल्टीपल यूज़र्स सेम सीपीयू को सॉरी ओएस को यूज़ करेंगे और वो टाइम शेयर होगा उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस को फुलफ़िल करने के लिए। इन द टाइम शेयरिंग ओएस कंप्यूटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन टू सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, ठीक है जी। तो वो टाइम डिपेंडेंट वे में बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली वो चला रहा होता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स डायरेक्ट एक्सेस टू द मेन कंप्यूटर। बहुत सारे यूज़र्स को वो कंप्यूटर की मेन कंप्यूटर की एक्सेस दे रहा होता है। इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसा होता था, उसमें भी ज़्यादा प्रोग्राम एक वक्त में चल रहे थे, तो यहाँ पर ये भी तकरीबन उसी तरह का सिस्टम है। In time sharing, the CPU is switched among multiple programs given by different users on a scheduled basis। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं CPU भी इस वक्त यूज़र 2 को फैसिलिटेट कर रहा है, उसके जॉब को वो जो है वो फुलफ़िल कर रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। A time sharing operating system allows many users to be served simultaneously, so sophisticated CPU scheduling schemes and input-output management are required। तो CPU स्केजलिंग, अगर आप स्केजलिंग की बात करें तो वहाँ पे आपके एक राउंड रोबिन स्केजलिंग टेक्निक यूज़ होती है जिसमें तकरीबन सेम वे में स्केजूल किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस को। टाइम क्वांटम होता है राउंड रोबिन में, हर प्रोग्राम को एक ख़ास टाइम क्वांटम जो है वो एलोकेट होता है, उसमें उसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाए तो ठीक, वरना नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट बारी में। तो इसके एडवांटेजेस, द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। चूँकि जैसे हमने पहले कहा था कि जब जो है वो प्रोसेस अपना आईओ परफॉर्म करने जाएगा फिर वो किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू साइन कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक टाइम क्वांटम फिनिश होता है फिर दूसरे यूज़र को टाइम मिल जाता है और वो अपनी प्रोसेसिंग को मुकम्मल करवाता है। इस तरह से जो वेटिंग टाइम था वो भी कम हो जाता है, रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है। दिस सिस्टम रिड्यूसेस सीपीयू आइडल एंड रिस्पांस टाइम। सीपीयू आइडल नहीं रहता, रिस्पांस टाइम भी बढ़ जाता है।
डिसएडवांटेज क्या है इसका, डाटा ट्रांसमिशन रेट्स आर वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। ठीक है जी, इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स लोडेड इन मेमोरी एंड डाटा नीड टू बी मेंटेन्ड एज मैनी यूज़र्स एक्सेस द सिस्टम एट द सेम टाइम। तो बहुत सारे यूज़र्स का डाटा भी, उनके प्रोग्राम्स भी वो मेमोरी में पड़े होते हैं। सो दैट सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे टाइम शेयरिंग ओएस में। तो आज के लिए अच्छा एक और रहता है अभी डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस और इसके मुकाबले में नेटवर्क ओएस था। नेटवर्क ओएस जो होता है वो एक ही नेटवर्क को फैसिलिटेट कर रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो ओएस है वो माइट भी पॉसिबल मल्टीपल नेटवर्क्स के ऊपर फैला हुआ हो। ठीक है जी, तो the distributed OS is not installed on a single machine. It is divided into parts and these parts are loaded on different machines. A part of the distributed operating system is installed on each machine to make their communication possible. तो different machines के ऊपर इसके parts install होते हैं। वो machine एक might be possible एक network में है, दूसरी किसी दूसरे network में है। ठीक है जी, distributed OS are much more complex, large and sophisticated than network OS because they also have to take care of varying networking protocols। चूँकि networks different हैं तो protocols भी different होंगे, इसलिए ये ज़्यादा complex भी हैं। ठीक है जी, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस प्रोवाइड्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज नो डाउट, और दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ फॉल्ट टॉलरेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको ये टॉलरेट भी करते हैं, और सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म भी इनमें सम टाइम वर्क कर रहा होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, प्रोटोकॉल ओवरहेड कैन डोमिनेट कंप्यूटेशन कॉस्ट। तो चूँकि इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का एक ओवरहेड पाया जाता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को टैकल वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उससे कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है ना वो डोमिनेट कर जाती है, वो थोड़ा सम टाइम बढ़ जाती है। तो ये आज के लिए इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, प्रिपेयर योर सेल्फ। अभी तक एग्ज़ाम्स की डेट का कोई आइडिया नहीं है लेकिन तैयारी जारी रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।